अब मैं आपको बहुत ही आसान लैंग्वेज में समझाता हूँ कि एक टोकन क्या चीज़ होती है। एआई की लैंग्वेज में एक टोकन एक स्मॉलेस्ट यूनिट है एक टेक्स्ट का, जिसकी मदद से एआई मॉडल रीड करता है, राइट करता है और थिंक करता है। बहुत ज़्यादा लोग हैं जो समझते हैं कि एक वर्ड एक टोकन के इक्वल होता है, हालाँकि ऐसा नहीं होता। बहुत ज़्यादा बल्कि मैक्सिमम सिनेरियोज़ में ये होता है कि एक वर्ड मल्टीपल चंक्स में डिवाइड हो जाता है। मैं आपको एग्ज़ाम्पल देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल इस्लामाबाद एक वर्ड है, ठीक है? लेकिन जब हम इसको एआई की लैंग्वेज में देखेंगे तो ये इस्लामाबाद को मल्टीपल चंक्स में डिवाइड कर देगा। अब बहुत ज़्यादा केसेज़ ऐसे भी होते हैं कि एक वर्ड एक टोकन के इक्वल होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल जब हम बहुत ही कॉमन वर्ड्स की बात करते हैं, जिस तरह अल्फ़ाबेट्स, जिस तरह हमारे पास वोवेल्स हैं, ठीक है? जिस तरह हमारे पास कॉमन जनरलाइज़्ड वर्ड्स होते हैं, जिस तरह देयर हो गया, हेयर हो गया, इट हो गया, वर्ब्स हो गए, एडजेक्टिव्स हो गए। तो ये एक-एक वर्ड एक-एक टोकन के इक्वल होता है। एक और बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन होता है लोगों को, लोग कहते हैं कि भई टोकन आर बिगर देन कैरेक्टर्स बट स्मॉलर देन सेंटेंस। हालाँकि ऐसा भी नहीं होता। एआई मॉडल्स का एक अपना मैकेनिज़्म होता है एक टोकन को डिफाइन करने का, ठीक है? वो बेसिकली जितना कॉम्प्लेक्स वर्ड होगा ना, आप समझ लें, या जितना कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होगा, उतने ज़्यादा टोकन्स होंगे। मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल भी दिखा देता हूँ, जिससे आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि एक टोकन काम कैसे करते हैं, ठीक है? अब ये एक साइड है, एक टोकन कैलकुलेटर डॉट ए है। यहाँ पे जाके आपको पता चल जाएगा कि भई अगर आप एक सेंटेंस लिख रहे हैं तो उसके अंदर कितने टोकन्स आ रहे हैं। मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है हाउ मेनी कंट्रीज़ इन द वर्ल्ड। अब इसमें देखा जाए कि टोटल 8 वर्ड्स हैं, लेकिन टोकन एस्टिमेटेड टोकन इसमें आ रहे हैं 10, ठीक है? इसी तरह अगर मैं एक वर्ड लिखता हूँ, लेट्स सपोज़ इस्लामाबाद लिखा, अब इसने देखिए यहाँ पे कह दिए 3 टोकन्स, हालाँकि एक वर्ड है। तो ही लिख देता हूँ, ठीक है? ही को इसने 1 टोकन कह दिया। अब और एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे हेलो लिखता हूँ, लेट्स सपोज़ हेलो लिखा, इसने यहाँ पे 2 टोकन कंसीडर कर दिया। तो आप देख रहे हैं कि एक-एक वर्ड के 2-2 टोकन्स भी कंसीडर हुए हैं। तो मैंने आपको एक एग्ज़ाम्पल दिखा दी, जिससे आपको आइडिया हो गया कि भई अगर 8 वर्ड्स हैं तो उसको उसने 10 टोकन्स कहा हुआ है। तो यहाँ तक आपको ये क्लियर हो जाना चाहिए कि एक टोकन का मतलब लाज़मी नहीं है कि वो एक वर्ड हो, ठीक है? अब जो मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग जो आपको यहाँ पे अंडरस्टैंड करनी है, वो ये ह्यूमन रीड्स इन वर्ड्स एंड सेंटेंसेस, एआई मॉडल रीड्स इन टोकन। देयर आर नॉट द सेम थिंग एंड दिस इज़ द सिंगल मोस्ट इंपोर्टेंट आइडिया इन द एंटायर लेसन। अब आप लोगों को जिस तरह मैंने पिछली स्लाइड में बताया कि लाज़मी नहीं है कि एक सेंटेंस में जितने वर्ड्स हैं उतने ही टोकन्स हो। अब आप लोगों ने यहाँ पे एक चीज़ अंडरस्टैंड करनी है कि जिस तरह से ह्यूमन अंडरस्टैंड करता है सेंटेंस को और जिस तरह से एआई मॉडल अंडरस्टैंड करता है सेंटेंस को, टोटली डिफरेंट चीज़ है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ है आई लव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब ह्यूमन की नज़र से देखें तो यहाँ पे हमें लगता है भाई 4 वर्ड्स हैं, तो मतलब 4 टोकन्स है। एआई की लैंग्वेज में अगर हम बात करें तो इसने इसी 4 वर्ड्स को डिवाइड कर दिया है 6 टोकन्स में, जिसमें आप देख सकते हैं कि आर्टिफिशियल को इसने आर्ट अलग किया है, फिशियल अलग किया है, इंटेल के केस में, इंटेलिजेंस के केस में इंटेल अलग है और इंटेलिजेंस अलग है। तो 6 टोकन्स है एआई के केस में, और द मॉडल प्रोसेसेस पैटर्न अक्रॉस न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन। अब आप लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि भाई ये इसने किस तरह से डिवाइड किया है? तो बेसिकली इन सब टोकन्स के बैकएंड पे न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन होती है। वो अब मैं आपको एक एनालॉजी देता हूँ, जिससे आपको और अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि टोकन्स क्या चीज़ होते हैं। आप लोग ये इमेज देख रहे हैं, ये एक बेसिकली लेगो ब्रिक्स है, ठीक है? ह्यूमन की नज़र से हम देखें तो हमें ये लगता है कि यार ये कोई घर बना हुआ है, ठीक है? लेकिन एआई जो है ना, एआई बेसिकली घर नहीं देखेगा, एआई बेसिकली ये छोटे-छोटे लेगो ब्रिक्स जो हैं इसको देखेगा। तो यहाँ से आपको अंडरस्टैंडिंग होगी कि एआई टोकन्स क्या चीज़ होता है। तो व्हेन यू लुक एट द लेगो मॉडल ऑफ अ हाउस, यू सी अ हाउस, बट लेगो डज़ नॉट सी अ हाउस, इट सीज़ इंडिविजुअल ब्रिक्स। सम आर बिग एंड रिप्रेजेंट अ लार्जर पीसेस, सम आर टाइनी एंड रिप्रेजेंट अ स्मॉलर डिटेल। जिस तरह मैंने आपको अभी बताया, हम एज़ अ ह्यूमन देख रहे हैं घर, लेकिन एआई इसको एज़ अ ब्रिक देख रही है। Just as bricks combine into something beautiful, tokens combine into coherent, intelligent sounding responses through patterns, not comprehensions. अब अगर हम एआई की नज़र में देखें तो हमें तो लगता है कि यार ये ब्रिक्स है, ठीक है? लेकिन आप ये देखें कि ये छोटे-छोटे ब्रिक्स जब आपस में कंबाइन होते हैं तो ये एक रिप्रेजेंटेशन बताते हैं, ये एक बेसिकली कोहेरेंट मीनिंग बताते हैं। इसी तरह टोकन्स के केस में भी होता है, जब टोकन्स आपस में कंबाइन हो जाते हैं तो वो एक मीनिंगफुल सेंटेंस बना लेते हैं। अब आपके सामने एक एग्जांपल रखी है मैंने, इससे आपको कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी टोकन्स की। हमने हेलो लिखा, इसने एक टोकन कंसीडर किया। हेलो वर्ल्ड लिखा, 2 टोकन कंसीडर किए। चैट जीपीटी लिखा तो इसने 3 टोकन कंसीडर कर लिए। एआई लिखा तो 1 टोकन है। कैट लिखा तो 1 टोकन है। कैटरपिलर लिखते हैं तो 3 टोकन है, जिसमें कैट अलग है, ईआर अलग है, पीआर अलग है। 3 एक्सप्लेनेशन मार्क्स हमने डाले तो 3 अलग टोकन है। इस्लामाबाद लिखा तो 2 टोकन हमारे पास आ गए। एक सिंपल रूल ऑफ थंब शेयर करता हूँ, ठीक है? आप जब भी कोई बिजनेस से डिस्कशन करेंगे, एआई एप्लीकेशन बनाते हैं या जब कोई चैटबॉट बनाएंगे, वो आपसे लाजमी पूछेगा यार अच्छा मुझे बताओ मंथली कॉस्ट कितनी आ रही है। तो जब आप उसको कॉस्ट दे रहे होंगे ना, तो वहाँ पे आपकी कॉस्ट होगी टोकन्स की। अब मैं आपको एक रूल ऑफ थंब दे देता हूँ जो आपको फ्यूचर में काफ़ी हेल्प आउट करेगा। जब भी आप किसी बिजनेस से बात कर रहे होंगे या आपने कोई भी एआई एप्लीकेशन बनाई होगी बिजनेस के साथ, तो वो आपसे रिकरिंग कॉस्ट मांगेगा। वो आपको बोलेगा अच्छा मुझे बताओ यार मेरी मंथली रिकरिंग कॉस्ट क्या है। तो वो मंथली रिकरिंग कॉस्ट आपकी टोकन्स की यूटिलाइजेशन पे कैलकुलेट होती है। तो
आपसे बिज़नेस लाज़मी पूछेगा, अच्छा यार मुझे बताओ मेरे मंथली कितने टोकन्स यूज़ हो रहे हैं। आपने उसको सिंपल कहना है, ऑन एवरेज 1 टोकन इक्वल्स टू रफली 3 क्वार्टर ऑफ अ इंग्लिश वर्ड, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपके पास 75 वर्ड्स हैं, तो वो 100 टोकन्स के इक्वल होंगे। इसी तरह 750 वर्ड्स अगर यूज़ हो रहे हैं, तो 1000 टोकन के इक्वल होगा। रफली अगर आप बिज़नेस को बताएँ ना, तो आप ये कह सकते हैं कि 450 टोकन्स पर पेज यूटिलाइज़ होते हैं। अब यहाँ पे एक और बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जो कि ये है, अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज में बात करें, तो इंग्लिश के हिसाब से तो ये चीज़ है। लेकिन अगर आप अरेबिक की बात करते हैं, आप चाइनीज़ की बात करते हैं, अगर आप उर्दू की बात करते हैं, तो उस केस में यही जो 75 वर्ड्स होंगे ना, वो 200 टोकन्स के इक्वल हो जाएँगे या 180 टोकन्स के इक्वल हो जाएँगे। अब मैं आपको बताता हूँ कि टोकन्स की इंपॉर्टेंस क्यों है। पहला फैक्टर जिसका मैंने आपको बताया कॉस्टिंग है। आप जब भी कोई एआई बेस्ड एप्लीकेशन बना रहे होंगे, वहाँ पे आप एपीआई यूज़ कर रहे होंगे मॉडल की, तो जब आप एपीआई कॉल करेंगे तो बैक एंड पे टोकन जनरेट होंगे, तो उन टोकन्स की कॉस्ट होगी। एवरी टोकन इन एंड आउट ऑफ द मॉडल काउंट्स। अंडरस्टैंडिंग टोकन मीन अंडरस्टैंडिंग योर एआई बिल एंड हाउ टू कंट्रोल इट। अब लेट्स सपोज आपको कोई बिजनेस कहता है, यार चलो मुझे पता चल रहा है यार मेरे मंथली 5000 टोकन यूज हो रहे हैं। वो बोलेगा मैं इन टोकन्स को कैसे मिनिमाइज करूं ताकि मेरी कॉस्ट कम हो। आप उसको मल्टीपल ऑप्टिमाइज स्ट्रेटजीज बताएंगे कि किस तरह से आप जी अपनी कॉस्ट कम कर सकते हैं, किस तरह से आप लोग लेस टोकन यूज कर सकते हैं। वो मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड्स में बताऊंगा। अब जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो आपको पता होनी चाहिए ना, वो ये कि हर एआई मॉडल का ना मैक्सिमम टोकन काउंट होता है जो कि वो हैंडल कर सकता है एक गो में, जिसको हम कहते हैं कॉन्टेक्स्ट विंडो। अगर आपका टोकन काउंट उस कॉन्टेक्स्ट विंडो से बढ़ रहा है, तो या तो एआई मॉडल आपको गलत आंसर करेगा, या तो वो स्लाइडिंग विंडो पे जाएगा, या तो वो आपको बोल देगा कि भाई आपका टोकन काउंट एक्सीड कर गया। ठीक है। तीसरी चीज जो मैंने आपको बताई जो कि इंपॉर्टेंट है, कि आपने बेहतर तरीके से प्रॉम्प्ट करनी है ताकि आपके लेस टोकन यूज हो और आप मैक्सिमम आउटपुट उससे ले सकें। बिकॉज एआई थिंक्स इन टोकन, द एग्जैक्ट वर्डिंग ऑफ योर प्रॉम्प्ट मैटर्स enormously. Every token you include shapes what the model generates next. Concise, precise prompt consistently outperform padded ones. आपको बताता हूँ कि टोकनाइजेशन काम कैसे करती है। आप लोगों ने ये याद रखना है कि जो भी टेक्स्ट आप चैट जीपीटी पे लिखते हैं, जो भी सवाल आप चैट जीपीटी पे लिखते हैं, वो बैक एंड पे नंबर्स में कन्वर्ट होती है। ठीक है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। अब मैं आपको थोड़ा डिटेल में बताता हूँ। व्हेन यू टाइप अ मैसेज टू एन एआई, इट अंडरगोज अ रिमार्केबल ट्रांसफॉर्मेशन बिफोर द मॉडल एवर प्रोसेसेस इट। द मॉडल नेवर एक्चुअली रीड्स लेटर और वर्ड्स, इट रीड्स नंबर्स द होल टाइम। ठीक है, मॉडल जो होता है वो बैक एंड पे नंबर्स को अंडरस्टैंड करता है, वो टेक्स्ट को नहीं समझता। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल, आप चैट जीपीटी पे जाते हैं और चैट जीपीटी पे जाके आप कोई क्वेश्चन लिखते हैं। ठीक है, वो क्वेश्चन बैक एंड पे एक टोकन्स में कन्वर्ट होगा। टोकन्स बेसिकली जो आपने क्वेश्चन लिखा होगा, वही क्वेश्चन स्प्लिट हो गया होगा चंक्स में, जिनको हम टोकन्स कहते हैं। उन टोकन्स के बैक एंड पे एक टोकन आईडीज होंगे, जो कि टोकन आईडीज एक न्यूमेरिकल वैल्यूज होंगी। वो न्यूमेरिकल वैल्यूज बैक एंड पे जाके वेक्टर एम्बेडिंग्स बनेंगी। ठीक है, और वो वेक्टर एम्बेडिंग्स चली जाएंगी ट्रांसफॉर्मर के पास, और बैक एंड फोर्थ इसी तरह ट्रांसफॉर्मर आगे फिर टोकन्स जनरेट करेगा एज एन आउटपुट टोकन्स, और वो फिर कन्वर्ट हो जाएंगे वर्ड्स पे। तो इस तरह से बेसिकली कंप्लीट जर्नी होती है। टोकनाइजेशन इज द ब्रिज बिटवीन ह्यूमन लैंग्वेज एंड मशीन मैथमेटिक्स। विदाउट द मॉडल you have no way to process the text you type. Every word you write becomes a number, and every number the model output becomes a word you can read. ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ कि एक टोकनाइजर कैसे डिसाइड करता है कि भाई यहाँ पे हम लोगों ने चंक्स बना लेने हैं। जिस तरह हमने देखा कि इस्लामाबाद को इसने 2 टोकन्स कह दिया, हेलो को इसने 1 कह दिया, और चैट जीपीटी को 3 टोकन कह दिया। ठीक है, अब ये बैक एंड पे होता किस तरह है। एक टेक्निक होती है जिसको हम कहते हैं बाइट पेयर एनकोडिंग। जितने भी मशहूर एआई मॉडल्स हैं, क्लॉड है से ये ओपन एआई के मॉडल्स हैं, ये लोग बीपीई टेक्निक यूज करते हैं। ठीक है, टोकनाइजेशन के लिए। इट इज द मोस्ट कॉमन टोकनाइजेशन मेथड यूज्ड बाय जीपीटी मॉडल्स, क्लॉड एंड मोस्ट मॉडल एलएलएम्स। द कोर आइडिया इज एलिगेंट, स्टार्ट स्मॉल, मर्ज व्हाट अपीयर्स टुगेदर मोस्ट ऑफन। अच्छा, अब मैं आपको ना कोर आइडिया बीपीई का बताने से पहले आपको एग्जांपल बताता हूँ, ताकि ना आपको क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि बीपीई काम कैसे करता है। हम लोग स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। सही है, स्टार्ट्स विद अ कैरेक्टर। अब एक आपने सेंटेंस भेजा हुआ है, द कैट सैट, ये आपने 3 वर्ड का सेंटेंस भेजा है। अब बीपीई टेक्निक से वो क्या देखेगा, वो देखेगा यार कौन से 2 ऐसे वर्ड्स हैं साथ साथ जो कि मल्टीपल वर्ड्स बना सकते हैं। अब यहाँ पे इसने देखा जी टीएच जो है ना, इसने मोस्ट फ्रीक्वेंट पेयर बना दिया टीएच का अपने पास। ठीक है, अब वो फिर कंपेयर करेगा पूरे सेंटेंस को, दी कैट सैट को, फिर वो दोबारा मर्ज करेगा। उसने ई को मर्ज कर दिया क्योंकि दा एक मोस्ट फ्रीक्वेंट वर्ड है, इसने दा का एक टोकन बना दिया। इसी तरह इसने कैट और सैट का भी एक टोकन बना दिया। तो कॉमन वर्ड्स अर्न देयर ओन टोकन। बीपी टेक्निक से क्या होता है, अगर अब मैं आपको प्रिसाइजली बताऊं, वो एडजेसेंट वर्ड्स को देखता है कि कौन कौन से वर्ड्स उसके साथ हैं, फिर उसके बाद जो उनसे वर्ड कॉमनली यूज हो रहे होते हैं उसको वो एक टोकन बना देता है। यही टेक्निक होती है जो कि क्लाउड भी यूज कर रहा है, ओपन एआई भी यूज कर रहा है टोकनाइजेशन की।
अब हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। बीपी scans the entire training dataset and ask one question repeatedly. What two adjacent pieces appear together most frequently? Merge them into one token. Process repeats until the vocabulary reaches its target size. Typically 50,000 to 100,000 for modern models. अब आपको पता है कि हर मॉडल की vocabulary size होती है। vocabulary size को भी हम लोग अभी नेक्स्ट स्लाइड्स में डिस्कस करेंगे। इस स्लाइड में बेसिकली मेन पर्पज ये है कि आपको कोर आइडिया पता हो कि टोकनाइजर बैकएंड पे टोकन्स कैसे बनाता है, चंक्स कैसे बनते हैं, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया कि बीपीई टेक्निक होती है जिसके थ्रू बैकएंड पे टोकन्स बनते हैं। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि लाजमी नहीं है कि अगर इंग्लिश में 3 वर्ड्स है, ठीक है, उसके टोकन्स अगर 3 जनरेट कर रहा है इंग्लिश, तो अरबी में भी इतने होंगे, चाइनीज़ में भी इतने होंगे, उर्दू में भी इतने होंगे। फॉर एग्जांपल इंग्लिश में अगर हम आई लव यू कहते हैं तो उसके 3 टोकन्स है, तो अरेबिक में सेम वर्ड 8 से 10 टोकन है, चाइनीज़ में 6 to 9 टोकन्स है, उर्दू में 15 to 20 टोकन्स है, ठीक है। अब द सेम एपीआई कॉस्ट मुझे गेट्स यू सिग्निफिकेंटली मोर कंटेंट देन कंटेंट इन अरेबिक, ठीक है। आपको ये पता होना चाहिए कि भाई अगर आप इंग्लिश स्पेसिफिक रह रहे हैं तो फिर टोकन्स आपके हो सकते हैं कम यूज़ हो, लेकिन अगर आपकी लैंग्वेज चेंज हो जाएगी, अगर आप चाइनीज़ पे चले जाते हैं, अरेबिक पे चले जाते हैं, उर्दू पे चले जाते हैं, तो फिर आपका टोकन साइज बढ़ जाएगा, जिस वजह से आपकी कॉस्ट भी बढ़ जाएगी। अब मैं आपको बताता हूँ कि कॉन्टेक्स्ट विंडो क्या चीज़ होती है। कॉन्टेक्स्ट विंडो बेसिकली एक विंडो होती है जिसके अंदर मैक्सिमम साइज ऑफ टोकन्स आ सकते हैं। अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? बेसिकली जब भी कन्वर्सेशन हिस्ट्री मेंटेन करनी होती है ना, वहाँ पे कॉन्टेक्स्ट विंडो आती है। हर एआई मॉडल की कॉन्टेक्स्ट विंडो डिफरेंट है। जीपीटी 3.5 की 16,000 है, 4o की 128 के, क्लॉड 3.5 की 200 के और जेमिनाई 1.5 प्रो की 1 मिलियन टोकन्स है। अब इसकी इंपॉर्टेंस क्यों आती है? क्योंकि काफ़ी ज़्यादा जब हम एआई बेस्ड एप्लीकेशंस बना रहे होते हैं, वहाँ पे कन्वर्सेशन हिस्ट्री को मेंटेन करना बहुत ज़रूरी होता है। लेट्स सपोज आपने जी एक रियल एस्टेट के लिए चैटबॉट बना रहे हैं। अब रियल एस्टेट के लिए जब आप चैटबॉट बना रहे हैं तो वहाँ पे कस्टमर बहुत ज़्यादा सवाल कर रहा होता है। वहाँ पे अगर आपकी कॉन्टेक्स्ट विंडो हिट हो जाए तो फिर चैटबॉट गलत आंसर करना स्टार्ट कर देगा। मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। टिपिकली जब आप नॉलेज बेस दे रहे होते हैं ना चैटबॉट को, तो उसके 8000 टोकन यूज हो जाते हैं वहाँ पे, ठीक है। आप जो कन्वर्सेशंस कर रहे होते हैं उसमें 3000 टोकन यूज हो रहे होते हैं। फिर जो आप करंट मैसेज जो आप सवाल पूछ रहे होते हैं उसके 200 टोकन होते हैं। तो बेसिकली इस तरह से सेशन ब्रेक डाउन होता है आपकी टोकन्स की यूटिलाइजेशन का, और आप लोग इसी बेसिकली स्ट्रक्चर को माइंड में रख के आप लोग कॉन्टेक्स्ट विंडो डिफाइन कर सकते हैं और उस हिसाब से एआई मॉडल यूज कर सकते हैं। अब होता क्या है जब आपकी कॉन्टेक्स्ट विंडो हिट कर जाती है? सबसे पहली चीज तो जी हार्ड कट ऑफ है। हार्ड कट ऑफ का मतलब क्या है? द मॉडल सिंपली कैन नॉट प्रोसेस एनी मोर इनपुट एंड एरर अकर। मतलब कि जी आपने सवाल पूछा, आगे जी कॉन्टेक्स्ट विंडो हिट हो गई है तो जी एरर आ गया आगे। दूसरी चीज जो होती है स्लाइडिंग विंडो होती है। द ओल्डेस्ट मैसेज आर ड्रॉप टू मेक रूम फॉर न्यू वंस। द मॉडल लूजेस मेमोरी ऑफ द अर्लियर कन्वर्सेशन, समटाइम कॉजिंग कंफ्यूजन और कॉन्ट्राडिक्टरी रिस्पॉन्सेस। अब बेसिकली स्लाइडिंग विंडो की ऑप्शन होती है कि भाई जो अर्ली मैसेजेस होते हैं उनका कॉन्टेक्स्ट भूल जाओ, और जो मिड लेवल वाली कम्युनिकेशन जो कन्वर्सेशन हुई होती है उसका कॉन्टेक्स्ट अपने पास रख लो। थर्ड चीज जो होती है वो समराइजेशन होती है। उसमें क्या होता है कि भाई जितना टोकन्स आपके कॉन्टेक्स्ट विंडो के बाहर होते हैं उनकी समरी अपने पास स्टोर करके रख लेता है। अब इसमें भी ट्रेड ऑफ होता है कि भाई हो सकता है कि आपकी करेक्ट नॉलेज आपकी लॉस हो जाए, सही है। तो इसीलिए कॉन्टेक्स्ट विंडो का कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैं आपको बताता हूँ कि भाई आप टोकन्स का यूजेज मिनिमाइज कैसे कर सकते हैं। एक टेक्निक जो है वो है जी आप अपनी प्रॉम्प्ट को बेहतर तरीके से लिखें। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं जिससे आपको कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। अब ये एक एग्जांपल है जिसमें जी 47 टोकन यूज हुए हैं। अब इसमें क्या कह रहा है हम पढ़ते हैं। हेलो, आई होप यू आर हैविंग अ ग्रेट डे। आई वाज वंडरिंग इफ यू कुड पॉसिबली हेल्प मी विद समथिंग। आई वुड रियली अप्रिशिएट इट इफ यू कुड प्लीज राइट मी अ शॉर्ट प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन। अब इसमें जो काम की बात है ना वो आखिरी 6 वर्ड्स है जिसमें वो कह रहा है प्लीज राइट मी अ शॉर्ट प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन। अब ये काम की चीज है। अब ऑप्टिमाइज तरीके से आप इसको कैसे लिख सकते हैं? राइट अ 2 सेंटेंस प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन। ये भी बेसिकली वही काम करेगी जिसके अंदर 12 टोकन्स यूज हुए हैं कंपैरेटिव टू 47 टोकन्स। अब जब भी आप प्रॉम्प्ट लिखें ना, आपने प्रिसाइज तरीके से लिखनी है। आपने माइंड में रखना है कि भाई मैंने एक टोकन्स को कम यूटिलाइज करना है। और आप लोग एक अपना प्रिंसिपल अपने माइंड में याद रख लें कि जब भी आप प्रॉम्प्ट कर रहे हो तो आपने उसको रेलेवेंट स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन देनी है। आपने कोई फैंसी चीज़ें नहीं करनी प्रॉम्प्ट करते हुए।